स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर को। हमारा जो अगला चैप्टर आपके लिए जो है वो है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले तो हमें जो हीट हमारी वेस्ट हो रही है उसे रिकवर कर लेना। मतलब जो उष्मा एक तरीके से वेस्ट हो जा रही है, अपशिष्ट हो जा रही है, उसको रिकवर करना, उसे पुनः प्राप्त करना है और साथ में को जनरेशन करना है। उससे कोई नई चीज का जनरेशन कर लेना, पुनः उत्पादन कर देना या सह उत्पादन करना। मतलब है कि अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति और सह उत्पादन। जो अपशिष्ट ताप है, जो ताप वेस्ट हो जा रहा है, अपशिष्ट हो जा रहा है, उसको क्या करना है, पुनः प्राप्त करना है और उससे फिर किसी चीज का उत्पादन कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये चीजें क्लियर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला टॉपिक इसमें आता है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसका। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उसका एक तरीके से कि क्या निष्कर्ष निकल करके आ रहा है, क्या उसका मतलब है वेस्ट हीट रिकवरी का, उसके बारे में। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, कितने टाइप्स के। एंड बेनिफिट्स, क्या लाभ है, मतलब WHR बोल दीजिए इसको, वेस्ट हीट रिकवरी के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या लाभ है, मतलब उसकी अवधारणा है, उसका वर्गीकरण और उसके लाभ। तो चलिए बात करते हैं अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति के अवधारणाएं, वर्गीकरण और लाभ के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है उसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम। तो दो चीजें पढ़नी है, पहला WHR के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका को जनरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो को जनरेशन प्रणाली यानी आप बात करें तो सह उत्पादन प्रणाली की अवधारणा एवं प्रकार। तो वैसे भी इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने ही थे, हमें देख के लग रहा था। पहला टॉपिक इस चैप्टर का ये है, दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का ये है। तो ये दोनों ही टॉपिक पर इसके अंतर्गत दो टॉपिक बना दिए गए इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक आपका आता है कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन एंड बेस्टिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ WHR। WHR के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, इसके क्या लाभ हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति की अवधारणाएं, वर्गीकरण और लाभ, ठीक है, इसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति की अवधारणाएं, ठीक है, इसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में, WHR के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में WHR बोलते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं वेस्ट हीट रिकवरी एम्स। जो WHR है, वेस्ट हीट रिकवरी का जो एम्स है, जो उद्देश्य है, टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ हीट वेस्टेड। ठीक है, कम करना, किसको कम करना, जो हीट वेस्ट हो रहा है उसके अमाउंट, उसकी मात्रा को कम करना, यही तो WHR का एम है, मतलब उद्देश्य है। इन दिस वे बाई रीयूजिंग, कैसे, उसे रीयूज करके, यानी जो हीट वेस्ट हो रही है उसको रीयूज करके क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है WHR को। इट इन आइदर द सेम और डिफरेंट प्रोसेस, या तो उसी प्रक्रिया से या विभिन्न प्रक्रिया से। मतलब कि WHR वेस्ट हीट रिकवरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत, जिसका उद्देश्य यह होता है कि जो हीट जो है, जो उष्मा है, जो हीट है, जो वेस्ट हो रही है, उसे रिकवर कर लेना, चाहे उसी प्रक्रिया से या किसी दूसरी प्रक्रिया लगा करके जो हीट निकल रही है उसको इस्तेमाल करने ला। अब जैसे मान के चलो जनरेटर है, बिजली का उत्पादन कर रहा है, जनरेटर गर्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है। तो उस हीट को सेंस करके और उस हीट को इस्तेमाल करके कोई दूसरा काम कर लिया जाए, यही तो WHR कहलाता है, वेस्ट हीट रिकवरी। अगर हम जनरेटर के द्वारा जो हीट निकल रही है, उसके धुएं के द्वारा, उसके धुएं में जो हीट है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसके धुएं को, उस गर्म धुएं को हम इस्तेमाल करके किसी और काम में यूज कर सकते हैं। उसी के बारे में WHR कह रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते। अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति का लक्ष्य जो है इस तरह से है कि बर्बाद होने वाली जो उष्मा है, मतलब अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति यानी वेस्ट हीट रिकवरी का उद्देश्य यह है, उसका ये लक्ष्य है कि इस तरीके से जो बर्बाद होने वाली उष्मा की मात्रा है उसी को, उसी या फिर किसी भिन्न प्रक्रिया में पुनः उपयोग करके कम करना है। ठीक है, उसी प्रक्रिया के द्वारा या किसी विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा जो है उसी उष्मा का इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ताकि उसका वेस्टेज कम हो सके। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं WHR के बारे में। WHR कैन बी डिफाइन एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग सम पोर्शन ऑफ हीट। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम कैप्चर करते हैं उस हीट के कुछ पोर्शन को दैट नॉर्मली वुड बी
वेस्टेड, जो हीट वेस्ट हो जा रही है उसको थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सके, थोड़ा दूर से कैप्चर कर सके, उसकी कैप्चर करने की एक प्रक्रिया ही क्या है आपका WHR। अच्छा, कैप्चर तो कर लिया, उसे प्राप्त तो कर लिया, एंड डिलीवरिंग इट टू ए डिवाइस और प्रोसेस। अब उसे डिलीवरी करेंगे, उसे भेजेंगे किसी युक्ति में या फिर किसी प्रक्रिया में, वेयर इट कैन बी यूज, जहां इसको पुनः प्रयोग किया जा सके, एज एन इफेक्टिव इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ऐसी जगह यूज करेंगे जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, इकोनॉमिकली हो, मतलब एक कम बजट वाला हो, कम खर्चीला हो, एंड और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और पर्यावरणीय संबंध उसके अच्छे हों। वे टू सेव एनर्जी, जो कि ऊर्जा को बचा सकता है। तो कुल मिला के WHR को ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक प्रक्रिया है जो कि कैप्चर करता है, क्या कैप्चर करता है, सम पोर्शन ऑफ हीट, उष्मा के किसी एक पोर्शन को कैप्चर करता है, दैट नॉर्मली वुड बी वेस्टेज, जो कि वेस्ट हो रहा था, जो हीट वेस्ट हो रहा था उसके कुछ पोर्शन को कैप्चर करने का एक प्रक्रिया है आपका WHR। और क्या करता है कैप्चर करने के बाद, डिलीवरिंग इट टू ए डिवाइस, एक डिवाइस में डिलीवर करता है, और प्रोसेस किसी प्रक्रिया में इसको डिलीवर करता है, वेयर इट कैन बी यूज, जहां इसको हम पुनः यूज कर सके, एज एन, जैसे कि एक प्रभावशाली हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब एक किफायती हो, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, टू सेव एनर्जी, ऊर्जा की बचत करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर जो वेस्ट हो रहा था उसे इस्तेमाल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। WHR को उष्मा के कुछ हिस्से को अधिकृत करने की प्रक्रिया है, अधिकृत मतलब कैप्चर करने की प्रक्रिया है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि सामान्य रूप से बर्बाद हो जाती, जो उष्मा सामान्य रूप से बर्बाद हो जाती है, उसको अधिकृत करने की जो है एक प्रक्रिया है, उसी को WHR कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसे एक उपकरण या फिर प्रक्रिया में पहुंचाती है। अब इसे कैप्चर करने के बाद किसी उपकरण में या फिर किसी प्रक्रिया में पहुंचाया जाता है, जहां इस ऊर्जा को बचाने के लिए, जहां पर ये जो ऊर्जा हमने कैप्चर किया है उसको बचाने के लिए एक प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जहां पर उसे प्रभावी तौर पर या फिर इकोनॉमिकली किफायती तौर पर या फिर पर्यावरण के अनुकूल जो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है कि WHR क्या, वेस्ट हीट रिकवरी, जो हीट वेस्ट हो रही थी उसको रिकवर करना, रिकवर करने के बाद उसको यूज करना किसी डिवाइस के अंतर्गत या फिर किसी प्रोसेस के अंतर्गत, जहां पर हम उसे इफेक्टिव, इकोनॉमिकल या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना सकें। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, अपशिष्ट उष्मा की पुनर्प्राप्ति का वर्गीकरण, यानी WHR का टाइप्स पढ़ना है। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें जो है हमने हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी है, ठीक है, पहला आपका उच्च तापमान की पुनः प्राप्ति, मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी, मध्यम तापमान की पुनः प्राप्ति, लो टेम्परेचर हीट रिकवरी, कम तापमान की पुनः प्राप्ति। मतलब कि देखिएगा, बहुत ज्यादा कोई हीट वाला है, धुआं या उसे हीट है जो वेस्ट हो रहा है, उसे रिकवर कर लीजिए, या फिर जो मीडियम हीट कहीं से रिलीज हो रही है उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं, जहां पे बहुत कम हीट रिलीज हो रही है उसे भी रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, अब देखिएगा, जो हीट निकल रही है, उष्मा निकल रही है और एटमॉस्फेयर में जाके वो खत्म हो जा रही है, तो उसमें उष्मा कई तरीके की हो सकती है, तो बहुत गर्म होगी या मध्यम गर्म होगी या कम गर्म होगी, तो उसी के हिसाब से बना हुआ है। उच्च तापमान ताप पुनः प्राप्ति, मध्यम तापमान ताप पुनः प्राप्ति और कम तापमान ताप पुनः प्राप्ति, इसी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। पहला आपका हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, उच्च तापमान पुनः प्राप्ति के बारे में, उच्च तापमान उष्मा की पुनः प्राप्ति है, देखते हैं। दीज टेम्परेचर आर फॉर्म्ड ऑफ वेस्टेज गैसेस। अब ये टेम्परेचर वहां से प्राप्त की जाती है जो गैसेस वेस्ट हो रही हैं, कहां से, फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस इक्विपमेंट्स, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल, कोई औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर किसी धुएं के रूप में उष्मा निकल करके बाहर जा रही है, मतलब कोई गर्म धुआं बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है, अरे से आग लगती है तो धुआं निकलता है तो गर्म ही होता है ना वो, वैसे ही किसी चिमनी में या किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री में कोई धुआं निकल रहा हो, कोई गैसेस निकल रही हो और बहुत ज्यादा गर्म है, उनकी हीट को रिकवर किया जाता है, क्योंकि वो धुआं बहुत ज्यादा गर्म है, इसकी वजह से नाम है हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी। तो वही बात की जा रही है, दीज टेम्परेचर्स आर फॉर्म्ड ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस इक्विपमेंट्स इन द हाई टेम्परेचर रेंज, जिनका टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा हाई होता है, वहां से उष्मा की अगर प्राप्ति की जाती है तो वो कहलाता है हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी। ऑल ऑफ दीज रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड प्रोसेस,
ये वहां से मिलते हैं जहां पर कोई ईंधन सीधे तौर पे जलता है। मतलब ये हुआ कि कोई आग जली तो उससे जो सीधा धुआं निकल रहा है, कोई ईंधन अगर जल रहा है तो उससे जो सीधा धुआं या सीधा जो गैसेस निकल रही हैं, उसमें ये व्यवस्था होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसी को रिकवर करते हैं। मतलब ये कि आगे बढ़ते हैं, ये तापमान उच्च तापमान रेंज में औद्योगिक प्रक्रिया उपकरणों से अपशिष्ट गैसों से बनते हैं। ये जो तापमान होते हैं, उच्च तापमान रेंज मतलब हाई टेम्परेचर जो रेंज होते हैं, वो कैसे बनते हैं? जो औद्योगिक प्रक्रिया है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसके जो उपकरण, उसके जो डिवाइसेस है, वहां से जो अपशिष्ट गैसेस, जो जली हुई गैसेस निकल रही हैं, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज होता है। वहां से ये तापमान यानी हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी वहां से मिलता है। ये सभी जो है प्रत्यक्ष ईंधन आधारित प्रक्रियाओं पर के परिणाम है। प्रत्यक्ष ईंधन का मतलब जो फ्यूल सीधे तौर पर जल रहा है, जो फ्यूल सीधे तौर पर जल रहा है और इससे जो धुआं निकल रहा है, इससे जो गैसेस निकल रही है, वहां से अगर हीट रिकवर कर रहे हैं तो आपका हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी है। अगला आपका मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी, मध्यम तापमान हीट रिकवरी कह सकते हैं, या उष्मा का पुनः प्राप्ति, अपशिष्ट की पुनः प्राप्ति है। ठीक है, आगे बात करते हैं। These temperatures are produce of waste gases from process equipments in the medium temperature range। मतलब ये जो होता है, ये प्रोसेस के दौरान होता है। पहला वाला क्या था? जब जो है कोई कोई ईंधन जल रहा था, लेकिन यहां पर जब कोई प्रक्रिया हो रही होती है, उसमें अगर गर्मी निकलती है, जैसे मान लो कोई मशीन चलते तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है, तो अब क्या है, जो मशीन चलते चलते हीट हुआ है ना, वो किसी ईंधन की वजह से हीट नहीं हुआ। चलते चलते जब इस तरह की जो हीट होती है, जो कि किसी प्रक्रिया के दौरान कोई इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होता है, जो उपकरण होता है, उसमें अगर कोई टेम्परेचर होता है, उसको रिकवर किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका मध्यम टेम्परेचर, मध्यम तापमान उष्मा पुनः प्राप्ति। ठीक है, मतलब मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी। ठीक, आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट हीट in this temperature range come from exhaust of directly fired process unit। मतलब है ये तापमान मध्यम तापमान रेंज में प्रक्रिया उपकरणों से, प्रक्रिया उपकरण, उपकरण की बात हो रही है, इक्विपमेंट से, ठीक है, उपकरण से अपशिष्ट गैसों का उत्पादन होते हैं। मतलब कि जो उपकरण है, उनसे जो गैसेस निकल रही हैं, उनसे सीधा जो है ये आपका उत्पादन ऐसे होता है। ठीक है, इस तापमान सीमा में अधिकांश अपशिष्ट उष्मा सीधे प्रज्वलित प्रक्रिया इकाइयों के निकास से आती हैं। इसका मतलब है कि इस तापमान में जो ज्यादातर जो अधिकांश अपशिष्ट है, ज्यादातर जो वेस्ट उष्मा है, मतलब वेस्ट हीट है, वो सीधे जो है कहां से आ रही है? उस प्रक्रिया से आ रही है जो प्रज्वलित हो रही है, जो कि सीधे तौर पर उसका एग्जॉस्ट हो रहा है। मतलब ऐसे समझिएगा, यहां से समझ सकते हैं आप साइलेंसर का धुआं। कैसे? बाइक के साइलेंसर है, तो पहले बाइक के इंजन में आग लगती है, फिर वो साइलेंसर से होते हुए धुआं बाहर निकलता है, यानी बहुत ज्यादा हीट तो साइलेंसर कंज्यूम करता है। उसके बाद जो है साइलेंसर हीट कंज्यूम करने के बाद जो धुआं निकलता है, उस धुआं भी थोड़ा गर्म होता है। वहां से अगर हम उस हीट को, उस धुएं की हीट को रिकवर करें, तो वो कहलाएगा आपका मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। पहले वाले में क्या था? सीधा सीधा आपने फ्यूल जलाया, सीधा सीधा आपने फ्यूल जलाया। अब फ्यूल तो जल गया, कोई चीज जलाया आपने, जला करके आपने उसको खत्म कर दिया। अब मान लीजिए ऐसे बहुत बड़ा कूड़ा है घर में, तो कूड़ा को क्या करना था? आपको जलाना ही था ना। जला के उसके जो उष्मा निकल रही है उसका तो कोई यूज नहीं करना था। जो कूड़ा जलता है या जो आग जलती है इस तरीके की, तो क्या करना था? जो कूड़ा जला, उसकी जो आग निकली, चूंकि बहुत गर्म होगा, वो कहलाएगा आपका हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी। क्योंकि हमें उसे आग आग को इस्तेमाल नहीं करना था, उसकी जो आंच है, उसका जो धुआं है, उसको इस्तेमाल नहीं करना था, तो वो आपका हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी में आएगा। लो वाले में, मीडियम वाले में क्या था कि ठीक है, चलो आग तो लगी, उसके बाद हम किसी प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा उस धुएं को बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे जो हीट निकल रही है, काफी हद तक वो हीट उस प्रक्रिया, उस इक्विपमेंट कंज्यूम कर लेगा। जैसे साइलेंसर में जो धुआं होता है, तो साइलेंसर के अंदर बहुत गर्म होता है, लेकिन जब वो साइलेंसर से बाहर निकल रहा होता है, धीरे धीरे उसकी हीट कम हो जाती है। जब उसकी हीट साइलेंसर से निकलते वक्त कम हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी। यहां से सब समझ में आ गया होगा सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं लो टेम्परेचर हीट रिकवरी। अब लो टेम्परेचर है तो बहुत हल्का गर्म होगा कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है। मतलब यहां पर कि इसका टेम्परेचर मिनिमम होने वाला है, काफी कम होने वाला है। इन दिस रेंज इट इज यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल टू एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम द सोर्स। ये सीधे तौर पर हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे प्राप्त करते देखते हैं। दो, स्टीम प्रोडक्शन may not be completely excluded if there is a need of low pressure steam। अब देखिएगा, ये वहां पर बात हो रही जहां पर स्टीम इंजन इस्तेमाल होता है। स्टीम इंजन में क्या था, गर्म धुआं था। गर्म धुआं को आपने क्या किया, इस्तेमाल किया पानी को गर्म करने के लिए, पानी को स्टीम बनाया। मतलब बॉयलर में क्या था, कोयले जलाया आपने, हीट निकली, उस हीट ने क्या किया, पाइप के अंदर जो वाटर था उसको स्टीम में बनाया। अब ठीक है, वाटर में स्टीम में बन गया, वाटर तो इस्तेमाल हो गया, स्टीम इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो धुआं निकला था जिसने स्टीम बनाया वो भी तो बाहर जाएगा। वो बाहर जाएगा तो क्या वो बिल्कुल ठंडा होके जाएगा? नहीं, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत हीट होगी। जब थोड़ी बहुत उसकी हीट होगी तो उसको बोलेंगे उसका हीट बहुत कम होगी, उसमें तापमान, उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, इसलिए उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर हीट रिकवरी। मतलब ऐसे कि मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट था, यहां से बहुत सारी गैसेस आके इसको गर्म करी, ये थी हॉट गैसेस। जब इसको गर्म करें तो यहां से जो गैसेस निकलेंगी वो लो टेम्परेचर की होंगी, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होगा। मतलब कि यहां बहुत ज्यादा था, उसने इसको गर्म किया, ये टेम्परेचर आपका हॉट हो गया, तो क्या हुआ, इससे जो हीट निकलेगी वो हॉट होगा लेकिन बहुत कम गर्म होगा। अब इसका इस्तेमाल अगर हम कहीं करते हैं तो ये कहलाएगा आपका लो टेम्परेचर हीट रिकवरी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, इसका यही मतलब हुआ। आगे बात करते हैं इसको, अगर आगे देखते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर दोनों कम होगा, लो प्रेशर स्टीम होगी यहां पर आगे, ठीक है। लो टेम्परेचर वेस्ट हीट में बी यूजफुल इन सप्लीमेंट्री वे फॉर प्री हीटिंग पर्पज, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका इस्तेमाल हल्का गर्म करने के लिए किसी वस्तु को किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि ये धुआं निकला और कोई ऑब्जेक्ट गीला है तो उसकी नमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट बना, ईंट पकाने के बाद भी देखा गया कि ईंट अभी भी थोड़ा बहुत उसके अंदर नमी है, तो नमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के गर्म हवा जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी चीज को सुखाने के लिए। अब घरों में बहुत सारी महिलाएं ऐसा यूज करती हैं, ड्रायर यूज करती है। ड्रायर में क्या होता है, बहुत कम हीट से निकलते हैं और बालों को सुखाते हैं, तो वो जो हीट, उतने हीट को समझ के चलिए कि वो कहीं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हीट जो होगी, वो जो टेम्परेचर होगा बहुत कम होगा उसका। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा, ये मान चलते हैं आपको। इस रेंज में ये आमतौर पर स्रोत से कम निकलने वाला, जो व्यवहारिक नहीं है, हालांकि ये भाप का उत्पादन नहीं हो सकता, इससे जो है स्टीम का उत्पादन तो नहीं हो सकता, ये इतना कम गर्म होता है कि इससे स्टीम तो नहीं बन सकता। लेकिन यदि कम दाब वाली भाप की आवश्यकता हो, यदि कोई ऐसा स्टीम चाहिए वो बहुत कम गर्म होना चाहिए, तो वहां पर इसे पूरी तरीके से बाहर रखा जाएगा, कम तापमान से उष्मा बर्बाद हो सकती है। प्री हीटिंग उद्देश्यों के लिए पूरक तरीके से इसका उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग प्री हीटिंग, हीटिंग का मतलब, प्री हीटिंग का मतलब थोड़ा सा उसे गर्म पहले से कर दिया जाए, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपके WHR के टाइप्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी के कैन बी, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला आपका डायरेक्ट, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में क्या था कि सीधे आपने जलाया और इसको यूज कर लिया। तो रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द efficiency of the process. This is reflected by reduction in the utility of consumption cost and process cost. मतलब अपशिष्ट ताप की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया की दक्षता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह उपयोगिता, खपत और लागत तथा प्रक्रिया लागत में कमी से परिलक्षित होता है। अब समझिएगा, मतलब इसका समझते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स, प्रत्यक्ष लाभ, वेस्ट हीट रिकवरी को सीधे तौर पर कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उससे सीधा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हुए, ऐसे को बोलेंगे हम प्रत्यक्ष लाभ। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो सबसे पहला वाला रेंज था जिसको बोल रहे थे हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी। अब हाई टेम्परेचर में क्या था कि जो हीट निकल रही है उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये आपका एक तरीके से डायरेक्ट वाला हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या था कि अब हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, किसी अन्य माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम बोलेंगे और इनडायरेक्ट बेनिफिट, अप्रत्यक्ष लाभ। पहला इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, आगे देखेंगे। रिडक्शन इन पॉल्यूशन, प्रदूषण में कमी आने, इससे क्या लाभ होते हैं, ठीक है। WHR से लाभ क्या हो, पहला लाभ क्या था कि सीधे तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर लिए, जो हीट निकल रही थी और काम हो गया हमारा।
दूसरा क्या लाभ होता है, इनडायरेक्ट लाभ, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, प्रदूषण में कमी आती है। अब जैसे मान के चलिए कि जो गैसेस निकली थी उसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस भी थी जो चिमनी के माध्यम से निकल रहे थे, उनको हमने दोबारा यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करने के बाद एक बार उसको फिल्ट्रेशन भी कर लिया और उसको हीट को हम दोबारा इस्तेमाल भी कर लिए। तो क्या हुआ, प्रदूषण में कमी आ गई, या फिर हम ये कहें कि अर्थ का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो उससे भी हमारा इसमें बचत हो जाती है। तो नंबर ऑफ टॉक्सिक कमर्शियल वेस्टेज, जो जहरीले पदार्थ थे, जैसा कि मैंने बताया था कि जलने के बाद बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे जो एटमॉस्फेयर में जाके जहरीली गैसें बन जाती, तो क्या हुआ, उसको दोबारा यूज कर लिए, उससे यूज करने से उसके अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो जहरीला पदार्थ है, वो कम हो गया है। जैसे कि सच है, जैसे कि बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सौर गैस, कार्बन ब्लैक ऑफ गैसेस, ऑयल स्लज, एक्रोनाइट्राइल एंड अदर प्लास्टिक केमिकल्स, इस तरह के जो केमिकल्स वाली चीजें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है आपका, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, चाहे कार्बन ब्लैक ऑफ गैसेज हो गई, ऑयल स्लज मतलब तेल के छोटे छोटे टुकड़े या मलबे हो गए, एक्रोलोनाइट्राइल या ये कोई केमिकल कंपोनेंट्स है, या फिर प्लास्टिक्स है, इनका जो है एक्सेट्रा रिलीजिंग इन द एटमॉस्फेयर इफ बर्न्ट इन द इंसिनेटर्स सर्फ, जब कोई चीज जलती है तो इन सब के अवशिष्ट पदार्थ भी उस धुएं में होते हैं, तो जब हम उसको दोबारा यूज करते हैं तो काफी हद तक कुछ पदार्थ इसमें से रह जाते हैं, तो सीधे तौर पर हम एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, पॉल्यूशन होने से बचा लेते हैं। डुअल पर्पज, इट मीन्स रिकवर हीट एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लेवल, इससे दो फायदा हुआ, एक तो हमने हीट को रिकवर कर लिया, दूसरा क्या हुआ, जो रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लेवल को क्या कर लिया, कम कर लिया, तो इससे एक आपका ये लाभ हो गया। आगे बात करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, खट्टी गैस, कार्बन ब्लैक ऑफ गैस, तेल का कीचड़, एक्रोनाइट्राइल और अन्य जो प्लास्टिक रसायन थे आदि जैसे कई जहरीले दहनशील अपशिष्ट जब भस्मक यानी जब दोबारा से इसको भट्टी में ले जाया जाता है, जलाया जाता है, में जलाए जाते हैं, तो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, तो जो दोहरे उद्देश्य को पूरा करते हैं, यानी इससे दो उद्देश्य हमें मिलता है। पहला क्या आपका, उष्मा की पुनः प्राप्ति हो जाती है, वेस्ट हीट रिकवर हो जाता है, हीट दोबारा मिल जाता है, और पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर कम कर देते हैं या कम हो जाता है, इससे दोहरा लाभ हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाभ तो हमें दिख गया इनडायरेक्ट में, दूसरा क्या था, रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइज। अब देखिएगा, रिडक्शन हो रहा है, उपकरण के आकार में कमी। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम वेस्ट हीट रिकवरी कर लेते हैं, तो जो कई ऐसे उपकरण हैं जिनका यूज हमें कम पड़ता है, तो धीरे धीरे हम उसकी साइज कम कर देते हैं, तो उसी की बात हो रही है कि वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन। इससे क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा। अब जो चीज गर्म हवा को हम दोबारा इस्तेमाल कर ले रहे थे जिस चीज के लिए, तो वहां पर जिस ईंधन को जला के हम गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते, वो ईंधन तो बच गया ना हमारा, क्योंकि हमने दोबारा इसी गर्म गैसेस को दोबारा इस्तेमाल कर लिया। तो क्या था कि जो फ्यूल था उसका कंजप्शन जो है, उसका जो उपभोग है वो कम हो गया, विच लीड्स टू रिडक्शन इन द फ्लू गैसेस प्रोड्यूस। जो कि फ्लू गैस, अब वो ईंधन जलता तो फ्लू गैसेस तो उत्पन्न करता, तो इसका रिडक्शन हो गया, इसमें भी कमी आ गई। आगे बात करते हैं, दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइज ऑफ ऑल फ्लू गैसेस हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज फैन, स्टैक, डस्ट बर्नर एटसेट्रा। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे, अब चूंकि जो गैसेस थे हमने दोबारा इस्तेमाल कर ली ना, जो गैसेस निकल के जा रही थी उनको दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनकी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि फैन का जरूरत नहीं पड़ा हमें, स्टक्स का, डक्ट यानी जो धुएं को निकालने वाली चीज, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ी, बर्नर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, जो ईंधन दोबारा वाले ईंधन को जलाते उनके, तो ये सब इक्विपमेंट्स बच गए हमारे। अब ये सब इक्विपमेंट्स बच गए तो क्या हो गया, उपकरण के आकार में कमी आ गई, यानी अपशिष्ट ताप पुनः प्राप्ति से ईंधन की खपत कम हो जाती है, जिससे उत्पादित ग्रिप गैस में कमी आती है, और इसके परिणाम स्वरूप सभी जो ग्रिप गैसेस हैं, हैंडलिंग उपकरण जैसे पंखे, स्टैक, डक्ट, बर्नर आदि के उपकरण के आकार में भी कमी आ जाती है, क्योंकि इनका काम कम पड़ने लगता है, इनकी साइज में कमी आ जाती है, इनका इस्तेमाल कम होता है। इस तरीके से क्या होगा, उपकरण में कमी आ गई। अगला हो गया रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी कंजप्शन, जो कुछ और सहायक ऊर्जा खपत में कमी आ जाती है। जैसे कि देखते हैं, रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइज, जो इक्विपमेंट का साइज है उसमें तो रिडक्शन आ गया है। एडिशनल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन ऑक्सिलरी एनर्जी कंजप्शंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फैन एंड पंप। अब देखिएगा, जब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी या साइज कम हो गया, तो उसी के हिसाब से ऊर्जा की खपत भी तो कम करेंगे,
तो वही बात की जा रही है कि रिडक्शन कमी आ गई किसमें, ऑक्सिलरी एनर्जी कंजप्शन, जो अन्य ऊर्जा स्रोत थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा था पंप में, फैन में, इनमें क्या हो गया, ऊर्जा की कमी हो गई, ऊर्जा का कंजप्शन कम पड़ गया, एनर्जी का जो है जो यूज है वो कम हो गया है। तो बात करते हैं उपकरण के आकार में कमी। जब उपकरण के आकार में कमी आ गई, जैसे पंखे और पंप आदि के लिए, तो बिजली जैसी सहायक ऊर्जा खपत में भी कमी के रूप में अतिरिक्त लाभ हमें मिल जाता है। जब हमें साइज ही छोटा हो गया, इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो लगने वाली बिजली थी उसका भी इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ को जनरेशन सिस्टम, स्व उत्पादन प्रणाली की अवधारणा एवं प्रकार। ठीक है, इस टॉपिक को समझते हैं। को जनरेशन, सह उत्पादन, दोबारा से जनरेट करते हैं कैसे, इसको एक नाम से और जानते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर, सीएचपी के नाम से जानते हैं। कंबाइंड हीट एंड पावर इज ए सिस्टम दैट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी साइमल्टेनियसली इन सिंगल प्लांट। अब देखिएगा, इस को जनरेशन में एक अच्छी बात ये थी कि एक ही प्लांट से, एक ही व्यवस्था से हम एक से अधिक चीजों को उत्पन्न कर लेते हैं, यानी दो मुख्य कार्य हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सीएचपी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम हीट भी उत्पन्न कर ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी, जो है विद्युत का भी उत्पादन कर ले रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक एक करके इन ए सिंगल प्लांट, एक प्लांट से, पावर्ड बाई जस्ट वन प्राइमरी एनर्जी सोर्स। एक ही, मतलब एक बार हम एनर्जी दे रहे हैं और उससे हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दो चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, और हम इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो बात यही है कि सीएचपी एक ऐसी व्यवस्था है कि एक ही प्लांट लगा करके उसमें एक बार ऊर्जा यानी एनर्जी का कंजप्शन करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी हम इसे जनरेट कर ले रहे हैं। सह उत्पादन एक ऐसी प्रणाली जो केवल एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित होती है और एक ही संयंत्र में एक साथ गर्मी यानी उष्मा और बिजली का उत्पादन करते हैं यहां से। ठीक है, क्लियर हो गया। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम इसको यहां पर दे रहे हैं, और कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट। हीट और पावर प्लांट जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक ही प्लांट में हीट भी मिल रहा है, हमें पावर मिल रही है, वेयर इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट आर बोथ प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लांट। जो इलेक्ट्रिसिटी है और यूजफुल हीट है वो दोनों एक ही प्लांट से उत्पादन या उत्पादित हो रहे हैं। को जनरेशन इज ए हाईली इफिशियंट एनर्जी। अब को जनरेशन से क्या होता है कि बहुत ज्यादा उपयुक्त ऊर्जा जो है, ओरिएंटेशन है ये, दैट कैन अचीव, जो कि अचीव करता है प्राइमरी एनर्जी सेविंग कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर एंड हीट सप्लाई, जो कि प्राइमरी ऊर्जा स्रोत को सेव करता है, बचाता है, किसकी तुलना में, जो अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उनकी तुलना में, उनके सप्लाई में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। स्व उत्पादन प्रणाली एक जो है अच्छा उदाहरण संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र का है। स्व उत्पादन प्रणाली एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है किसका, संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र का हो सकता है, जहां पर बिजली और उपयोगी ताप दोनों ही एक ही संयंत्र से उत्पादित होते हैं, दोनों एक ही प्लांट से निकलते हैं। स्व उत्पादन एक अत्यधिक कुशल ऊर्जा अभिविन्यास है। स्व उत्पादन को जनरेशन एक बहुत ज्यादा कुशल ऊर्जा का अभिन्यास, एक मैकेनिज्म है जो कि पारंपरिक बिजली और जो गर्मी की आपूर्ति की तुलना में प्राथमिक ऊर्जा की बचत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो कि पारंपरिक बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और ये उष्मा की जो है, उष्मा आप कह दीजिए ज्यादा अच्छा शब्द होगा, उष्मा की आपूर्ति की तुलना में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को बचत कर सकता है। मतलब कि एक बार ऊर्जा दिया गया, उससे एक ही प्लांट में दो चीजें निकल करके आ रही हैं, एक तरफ उष्मा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो क्या हुआ कि इसमें क्या है, कोजेनरेशन में एक ही प्लांट से दो चीजें निकल करके आ रही हैं, तो यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। ठीक है, इसका एक लाइन से यही मतलब है कि जब एक प्लांट से दो ऊर्जा निकल के आ रही है, वही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोजेनरेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम, स्व उत्पादन प्रणाली के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है टॉपिंग साइकिल पावर प्लांट, ठीक है, दूसरा आता है इसमें बॉटमिंग साइकिल पावर प्लांट। अब टॉपिंग वाले के भी तीन चार हिस्से हैं। पहला आपका कंबाइंड साइकिल, दूसरा स्टीम टरबाइन, तीसरा आपका इंटरनल कंबशन इंजन और चौथा आपका गैस टरबाइन। तो अगर बात करें इसको तो कंबाइंड साइकिल है, स्टीम टरबाइन है, इंटरनल कंबशन है, और आपका अगर इसको हिंदी में बात करें तो संयुक्त चक्र कोजनरेशन है, स्टीम टरबाइन कोजनरेशन है, आंतरिक दहन इंजन कोजनरेशन है और आपका गैस टरबाइन कोजनरेशन है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला आपका टॉपिंग वाला है, टॉपिंग के अंदर चारों पे चर्चा करेंगे, फिर आपका बॉटमिंग वाले में चर्चा करेंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं। पहला आपका टॉपिंग आता है, ठीक है। टॉपिंग क्या है देखते हैं। टॉपिंग साइकिल पावर प्लांट, क्योंकि टॉपिंग के अंतर्गत ही तो ये चार थे। देखिएगा, ये आपका टॉपिंग हो गया, ये आपका बॉटमिंग हो गया, ये आपका सीएचपी हो गया, ठीक है, यानी कोजनरेशन पावर प्लांट हो गया। इसी में आपका कंबाइंड साइकिल हो गया, स्टीम हो गया, आईसी इंजन हो गया और गैस टरबाइन हो गया, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। द सिस्टम इज नोन एज टॉपिंग साइकिल, उस सिस्टम को टॉपिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। व्हेन द फ्यूल सप्लाई इज फर्स्ट द सिस्टम इज यूज, ठीक है। जो फ्यूल सप्लाई है वो पहले यूज, यहां पर सॉरी, फ्यूल सप्लाई इज फर्स्ट यूज टू प्रोड्यूस पावर। टॉपिंग साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर जो फ्यूल सप्लाई किया जाता है वो, ये फर्स्ट लिखा हुआ है FIRST, जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता है पावर को उत्पन्न करने के लिए, एंड देन लेटर इन प्रोसेस टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, और दोबारा इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मल एनर्जी में। मतलब हुआ कि एक ही प्लांट से पहले क्या उत्पन्न किया जा रहा है, पावर उत्पन्न की जा रही है, उसके बाद उससे फिर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। एक ही प्लांट से, एक ही फ्यूल से एक बार ईंधन जलाया तो उससे दो चीजें मिल गई, पावर मिल गया और दूसरा क्या हो गया, प्रोसेस टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी मिल गई। आगे बात करते हैं। द थर्मल एनर्जी इन द सिस्टम इज यूज टू सेटिस्फाई प्रोसेस ऑफ हीट एंड अदर थर्मल रिक्वायरमेंट। अब जो थर्मल एनर्जी है उसका इस्तेमाल हम किसी प्रक्रिया में उष्मा के लिए कर सकते हैं, या फिर अदर थर्मल रिक्वायरमेंट, या कहीं दूसरी जगह अन्य जो है तापीय व्यवस्था के लिए कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। टॉपिंग साइकिल को जनरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज टाइप एंड इज नाउअडेज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कोजनरेशन सिस्टम। टॉपिंग साइकिल जो है आजकल के जो कोजनरेशन सिस्टम है, आजकल के सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है कोजनरेशन सिस्टम के अंतर्गत, यानी सह उत्पादन प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रणाली है आपका टॉपिंग सिस्टम। मतलब सिस्टम को टॉपिंग चक्र के रूप में जाना जाता है जब आपूर्ति किए गए ईंधन का उपयोग करके पहले बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है और उसके बाद फिर बाद में तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पहले एक ईंधन को जलाया गया तो बिजली मिली, उसी से फिर तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद सिस्टम में तापीय ऊर्जा का उपयोग प्रक्रिया ताप या फिर अन्य तापीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। टॉपिंग चक्र, अब यहां समझिएगा, टॉपिंग चक्र सह उत्पादन चक्र में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार है और आजकल सह उत्पादन प्रणाली में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। तो टॉपिंग के चार हिस्से हो गए, 1 2 3 4। टॉपिंग चार प्रकार की थी, इसके बारे में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला था आपका कंबाइंड साइकिल, ठीक है। कंबाइंड साइकिल को जनरेशन सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूड गैस टरबाइन। इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो अपने, चूंकि हमें पता था कि एक बार ईंधन इस्तेमाल होता है उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों निकलेंगी, यानी हीट और पावर दो चीजें निकलेंगी, ठीक है। हीट मतलब थर्मल एनर्जी निकलेगी और पावर निकलेगी। तो यहां पर जो फ्यूल जलाया जाएगा जिससे पावर और थर्मल एनर्जी निकलेगी, वो फ्यूल आपका गैस टरबाइन या फिर डीजल इंजन हो सकता है, विच प्रोड्यूस, जो कि उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर फॉलोड बाय हीट रिकवरी सिस्टम या फिर बॉयलर, जिस जो कि डीजल इंजन या गैस टरबाइन है, जिस जो कि उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल पावर उत्पन्न कर रहा है, जो कि हीट रिकवरी सिस्टम या बॉयलर से होता है, विच इज यूज, जिसका यूज करते हैं टू जनरेट स्टीम एंड ड्राइव अ सेकेंडरी टरबाइन, जिसका इस्तेमाल स्टीम के लिए भी करते हैं और साथ में दूसरा जो कोई टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, उसे चलाने के लिए करते हैं। मतलब कि पहले डीजल इंजन हुआ, उसको जलाया गया, उससे पावर मिला, पावर इस्तेमाल किया, उसके बाद उससे स्टीम जो जनरेट हुई थी, उस स्टीम से दूसरी टरबाइन हम जला लेंगे। मतलब क्या था कि जो धुआं या जो भी चीजें निकली थी वो स्टीम, देखो भैया, देखो स्टीम जो यूज हो गया है तो क्या खत्म हो गया क्या? वो नहीं, वो स्टीम यूज होने के बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। तो वो क्या हुआ, वो जो स्टीम थी वो दोबारा हम स्टीम टरबाइन में भेजेंगे और उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब था कि पहले एनर्जी आई, इसका यहाँ यूज हुआ, फिर यूज होने के बाद जो बचा इसको हमने स्टीम टरबाइन में भेज दिया और आगे जाके ये यूज हो जाएगा।
मतलब कि एक ही एनर्जी सोर्स को हम दो बार यूज करें, एक बार यहां एक बार यहां। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में एक गैस टरबाइन या डीजल इंजन शामिल होता है। ठीक, गैस टरबाइन या डीजल इंजन शामिल होता है जो कि विद्युत या फिर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है, और इसके बाद एक ही हीट रिकवरी बॉयलर होता है। ठीक है, एक हीट रिकवरी बॉयलर होता है जिसका उपयोग भाप उत्पन्न करने और द्वितीयक भाप टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। अब देखना स्टीम टरबाइन है, बात करते हैं। कंबाइन साइकिल समझ में आ गया? एक साइकिल थी जिसमें एक डीजल इंजन या फिर गैस टरबाइन लगा था, उससे चलाया गया, उससे क्या चला हमारा, चलने के बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर मिल गया। इसके बाद इससे जो हीट निकल रही थी उसको जनरेट करके हमने स्टीम को सेकेंडरी स्टीम टरबाइन में इस्तेमाल कर लिया। आगे बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम, जो इस प्रकार का सिस्टम होता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर एज वेल एज प्रोसेस। अब इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उससे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं और उसी प्रोसेस से स्टीम बाय बर्निंग फ्यूल टू प्रोडक्ट हाई प्रेशर स्टीम विच देन पास थ्रू ए स्टीम टरबाइन। अब देखना, इसमें दो चीजें थी, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया है। अब इलेक्ट्रिकल पावर मिलने के बाद अब जो ईंधन बर्न हुआ था उसे इलेक्ट्रिकल पावर मिल गया और प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम। अब वो हाई प्रेशर स्टीम भी जनरेट कर रहा है। मतलब देखो, हाई प्रेशर स्टीम का मतलब समझ लीजिए कि धुआं, जनरेटर है, जला, बिजली मिली, तो जो उसका डीजल जल रहा था तो धुआं निकल रहा ना ऐसे, उसी की बात यहां पे की जा रही है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर एज वेल एज प्रोसेस स्टीम बाय बर्निंग फ्यूल टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम which is then passed through a steam turbine to produce the power needed। अब स्टीम टरबाइन के माध्यम से उसे दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं एज वेल एज यूजिंग द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ टरबाइन एज लो प्रेशर प्रोसेस स्टीम। अब ये लो प्रेशर प्रोसेस स्टीम है, मतलब ये हुआ कि जब हम इसको दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे, यहां के बाद जब ये दोबारा गया तो यहां पर लो प्रेशर है, प्रेशर बहुत लो है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर कुल मिला के बात ये हो रही है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर लो प्रेशर, तो टेम्परेचर भी लो होगा। देखिए जनरली ये केस होता है कि जब प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर भी लो होता है गैस के केस में। ठीक है, ये गैस का नियम भी है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P और T एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, PV इक्वल टू nRT वाले इक्वेशन से, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या होता है, P और T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं, तो वहां से प्रेशर अगर लो है तो टेम्परेचर भी लो हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रणाली में क्या होता है, हमें बिजली का उत्पादन करना है, सीधी बात। बिजली का उत्पादन हो गया है, अब उसके बाद जो बचेगा उससे कोई दूसरे काम में लेना है। पहला काम क्या था, बिजली का उत्पादन, तो बिजली का उत्पादन हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। और साथ ही उच्च दबाव वाली, अब यहां पर हाई लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर था, यहां पर हाई उच्च दबाव वाली भाप उत्पादन करने के लिए ईंधन को जलाकर भाप को संसाधित करते हैं, जिससे फिर आवश्यक बिजली का उत्पादन करने के लिए भाप टरबाइन के माध्यम से पारित किया जाता है। मतलब का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ टरबाइन के माध्यम से, यहां पर टरबाइन है, यहां पर क्या है, टरबाइन चलाया गया। अब टरबाइन से ये हाई प्रेशर था, अब इधर आके आपका लो प्रेशर हो गया। ठीक है, माध्यम से, साथ में टरबाइन से निकलने वाली जो निकास को कम दबाव वाली प्रक्रिया के भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये लो प्रेशर है, इसका भी इस्तेमाल कहीं आगे कर लिया जाएगा अगर होगा तो। इस तरीके से बात हो रही है स्टीम टरबाइन की। आगे आपका आता है इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इस इंजन के बारे में सभी जानते हैं। अब देखना, आपको पता होगा कि जो डीजल इंजन होते हैं बड़े बड़े, जिसमें डीजल जलता है, उसके आसपास वाटर जैकेट लगाए गए जाते हैं। रेडिएटर का नाम सुना होगा आपने। रेडिएटर जब पानी डालते हैं डीजल में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो रेडिएटर में जो पानी डालते हैं वो पानी जो होता है इंजन को चारों तरफ घूम करके इंजन को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि जब आग लगती है तो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो अब वो पानी भी गर्म हो जाता है। तो अब वो पानी जो गर्म हो चुका है उसका इस्तेमाल भी हम किसी और चीज के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी है वो क्या है, हीट हो चुका है। ठीक है, तो वही बात अब यहाँ पर उसी से संबंधित यहाँ पर काम है, उसे समझिएगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा पढ़े होंगे कई बार कि ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा इंजन का, कुछ ऐसा इंजन का डायग्राम होता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी लगे होते हैं। रेडिएटर जो लगा होता है ना, रेडिएटर में पानी ऊपर से ये चारों तरफ इसको ठंडा करता है।
अब वो जो पानी गर्म हो जाता है इंजन की वजह से, उस पानी को कैसे इस्तेमाल करना है उसी के बारे में यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, देखते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स, आपको ये याद रखना है कि जो बड़े बड़े डीजल इंजन हैं उसमें पानी डालते हैं, पेट्रोल इंजन में तो नहीं डालते, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो ठंडा होता है, पेट्रोल इंजन वो हवा के द्वारा ठंडा होता है, लेकिन डीजल इंजन ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, हीट होते हैं, तो पानी की जरूरत पड़ जाती है। तो उसी की बात हो रही है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूड हीट रिकवरी फ्रॉम इंजन एग्जॉस्ट एंड जैकेट कूलिंग सिस्टम। ये जैकेट कैसा है, वाटर का जैकेट है, पानी का चारों तरफ जैकेट लगाया गया, ठीक है। कूलिंग सिस्टम फॉलोइंग टू हीट रिकवरी बॉयलर इन विच इट कन्वर्टेड टू प्रोसेस स्टीम और हॉट वाटर फॉर फर्दर यूज। अब जो हॉट वाटर है या फिर जो हॉट वाटर सिस्टम है उसको आगे इस्तेमाल करने के लिए हम भेज देते हैं, किसका, वाटर जैकेट का। मतलब ऐसे समझिए कि बड़े बड़े बॉयलर्स हैं या फिर डीजल इंजन है, उसमें वाटर जैकेट लगे होते हैं। वाटर जैकेट ऐसे लगे होते हैं इंजन को या फिर बॉयलर्स को ठंडा करने के लिए, कि बहुत बड़ा पानी का एक हिस्सा उसके चारों तरफ लगा होता है जो कि घूमता रहता है और बॉयलर को या फिर बड़े बड़े इंजन को, डीजल इंजन को ठंडा करता है। तो क्या होगा, ठंडा करने के एवज में वो पानी गर्म हो जाता है। अब वो जो गर्म पानी जो गर्म हो जाता है, जो कि पानी नॉर्मल था, ठंडा था, अब लेकिन अब गर्म हो गया है, उसको ठंडा करते करते तो फिर उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मान चलिए कि आपने दूध बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो दूध को क्या क्या काम करिए, उसमें थाली में रखेंगे, तो थाली जिस पानी में रखेंगे उसको ठंडा करने के लिए, तो थाली का पानी भी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। ऐसे ही वाटर जैकेट का काम भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार की प्रणाली में इंजन एग्जॉस्ट और जैकेट कूलिंग सिस्टम से हीट रिकवरी बॉयलर में प्रभावित होने वाली हीट रिकवरी शामिल होती है। मतलब इस प्रकार का जो इंजन है, एग्जॉस्ट है, जो जैकेट कूलिंग सिस्टम है, उससे जो हीट निकल रही होती है उसको रिकवर किया जाता है, चाहे बॉयलर वाली हीट में प्रभावित करके उसको रिकवर कर लिया जाता है, जिसमें इसे आगे उपयोग के लिए प्रक्रिया भाप या गर्म पानी परिवर्तित किया जाता है। आगे जाकर के इस गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गैस टरबाइन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज गैस टरबाइन टॉपिंग सिस्टम, ठीक है। टॉपिंग सिस्टम का एक टाइप है। नेचुरल गैस टरबाइन ड्राइव ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नेचुरल गैस टरबाइन है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। द एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ टरबाइन इज पास थ्रू ए हीट रिकवरी बॉयलर। अब जो इसका एग्जॉस्ट फॉर्म है उसको हीट रिकवरी बॉयलर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज टू जनरेट प्रोसेस स्टीम, जिसका इस्तेमाल जो है प्रोसेस स्टीम के लिए किया जाता है, एज वेल एज प्रोसेस हीट। यानी इसका इस्तेमाल प्रोसेस स्टीम के साथ साथ प्रोसेस हीट के लिए भी किया जाता है। देखते इस प्रकार की प्रणाली को गैस टरबाइन टॉपिंग प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यानी गैस टॉपिंग प्रणाली का एक पार्ट है, एक हिस्सा है गैस टरबाइन, चौथा पार्ट है इसका। एक प्राकृतिक गैस टरबाइन, यानी जो आपका एक नेचुरल गैस टरबाइन है जिससे बिजली का उत्पादन के लिए एक जनरेटर चलाती है। मतलब इससे क्या हुआ कि प्राकृतिक गैस टरबाइन है, इससे जो है आपका एक जनरेटर चल रहा होता है, ठीक है। जनरेटर चलने के बाद देखते हैं टरबाइन से निकलने वाली निकास हीट रिकवरी। अब जो जनरेटर तो चल चुका है, उस टरबाइन के बाद से जो हीट निकल रही है उसको क्या करते हैं, रिकवरी बॉयलर के माध्यम से, मतलब बॉयलर में उसको रिकवर करके उसके माध्यम से पारित किया जाता है, मतलब उसे बॉयलर के माध्यम से रिकवर किया जाता है, जिसका उपयोग प्रोसेस स्टीम के साथ साथ प्रोसेस हीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब वो जो रिकवरी हीट है या वेस्ट हीट है आपका, उसका उपयोग जो है प्रोसेस हीट के लिए कर सकते हैं या फिर प्रोसेस स्टीम के लिए या फिर प्रोसेस हीट के लिए इसका उत्पादन या इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बॉटमिंग साइकिल सिस्टम, इसका अलग सिस्टम है। ये सब तो आपका डीजल इंजन और स्टीम पे बेस था। ये बेस है बेसिकली चिमनीज पर, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है वहां पर इनका इस्तेमाल, वहां से ये सिस्टम निकल करके आया हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम फ्यूल इज बर्न इन फर्नेस। इसमें क्या है, ईंधन जो है वो भट्टियों में जल रहा है। अब आगे क्या होगा, भट्टियों में जलेगा टू प्रोड्यूस सिंथेटिक रिटाइल। अब सिंथेटिक रिटाइल का मतलब होता है कृत्रिम जो है, कृत्रिम, देखिएगा इसको, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में क्या है, फ्यूल इज बर्न इन ए फर्नेस, ईंधन को एक फर्नेस के अंदर बर्न कराएगा टू प्रोड्यूस सिंथेटिक रिटेल। उससे क्या होगा, एक सिंथेटिक रिटेल्स जनरेट होगा, वो एक केमिकल्स है, विच इज अ मिनरल, जो कि क्या है, मिनरल एक खनिज की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि एक केमिकल है लेकिन वो एक खनिज की तरह काम करेगा। द फर्नेस प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस, वो जो फर्नेस है वो वेस्ट गैसेस मतलब अपशिष्ट गैसेस को उत्पन्न करेगा, विच टर्न यूज इन बॉयलर, जो कि बॉयलर में इस्तेमाल होगा, टू जनरेट स्टीम, जो कि बॉयलर में इस्तेमाल होगा स्टीम को जनरेट करने के लिए,
स्टीम इज देन यूज टू ड्राइव टरबाइन। अब वो स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को ड्राइव करने के लिए किया जाएगा, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए जनरेटर। अब टरबाइन ड्राइव होगा और वो टरबाइन से जनरेटर चलेगा और जनरेटर से फिर बिजली का उत्पादन होगा। इसको अगर समझे तो इस प्रकार की प्रणाली में सिंथेटिक रूटाइल जो कि एक खनिज है का उत्पादन करने के लिए भट्टी में ईंधन जलाया जाता है। भट्टी में हमने ईंधन जलाया, उससे एक प्रकार का खनिज उत्पन्न होता है, इसका नाम सिंथेटिक रूटाइल है। आगे देखते हैं, भट्टी जो है अपशिष्ट गैसों के उत्पादन करती है। ठीक है, भट्टी जो है वेस्ट गैस निकालेगी, जब जलेगी तो धुआं निकलेगा, तो वहां से इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बदले में भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलर में उपयोग किया जाता है। अब जो उसका उष्मा है, जो हीट है भट्टी के द्वारा निकली गई है, उसको बॉयलर में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस भाप का उपयोग जो भाप था उसका उपयोग जनरेटर के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए, टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। अब बॉयलर से जो स्टीम निकला उसका क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से फिर विद्युत का उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर जो टॉपिंग वाला सिस्टम था वो सब डीजल इंजन या किसी न किसी ईंधन पे बेस थे, ये जो है पूरा का पूरा भट्टी पर बेस है, फर्नेस पर। यही इसका अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक डायग्राम है, यहां से समझिएगा। यहां से देखिएगा हाई प्रेशर आया, ये टरबाइन आया, टरबाइन के बाद लो प्रेशर निकल के आया। मतलब यहां पर हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर था, इससे जनरेटर हुआ, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी निकल गई और ये बल्ब जल गया। अब ये बताइए लो प्रेशर जो है, अब ये हवा में तो इस्तेमाल, हवा में चला गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अगर हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये कहलाता है आपका वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, बस वेस्ट हीट रिकवरी में क्या था कि जो इसका वेस्टेज है उसको दोबारा से हीट के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका और टॉपिक यहीं से पर समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स।